सो हाय, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग लाइन टू लाइन एनसीईआरटी बायो गर्ल स्टडी विद मी चैनल पे पढ़ रहे हैं। तो उसके साथ साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, जिसमें कि मैंने जो पहला चैप्टर आपका लिया हुआ है दैट इज़ अ ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़। ओके, एंड बेसिकली मैंने जो टॉपिक छोटे थे उसमें मैंने कहीं कहीं पे आपको दो पैरा भी आपके दो टॉपिक्स या फिर दो पैरा मैंने उस वहाँ पे पढ़ा रखे हैं। बट एड्स है, कैंसर है, इन सब का मैं प्रॉपर एक लेक्चर दूंगी सो दैट आप वो एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ सकें और उस चीज़ को यहाँ से याद करके जाएं, क्योंकि जो एड्स है, कैंसर है, इसमें आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये बोर्ड्स के लिए, नीट के लिए, हर तरीके के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो दैट्स वाई आई एम मेकिंग वन लेक्चर एंड दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। ओके, एड्स जैसे जो टॉपिक्स हैं, जो कैंसर जैसे टॉपिक्स हैं, उसमें से हो सकता है कि दो क्वेश्चन एक साथ फॉर्म हो जाएं या बोर्ड्स में आपको पूरा एड्स के बारे में लिखने को आ जाए। और अगर आप शुरुआत से मेरे वीडियो या लेक्चर्स देखते चले आ रहे हैं और इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, एनसीईआरटी वन पैरा वन डे, सो आपको सीक्वेंस समझ में आ गया होगा कि हम पढ़ कैसे रहे हैं इस चैप्टर को। बेसिकली कि ऐसे पढ़ते हैं कि पहले हम डिसीज़ है क्या, उसका फुल फॉर्म क्या है, देन वो किससे हो रही है, देन उसका क्या सिम्टम है, देन उसके क्या क्योर हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग जो एनसीईआरटी लिख रही है एंड उस चीज़ को हम लोग डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे सिर्फ लाइन टू लाइन एनसीईआरटी ही पढ़ना मेरा मोटिव नहीं है। मेरा मोटिव उसके साथ साथ ये भी है कि आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन याद हो जाए और आप उस चीज़ को हमारे साथ रिवाइज़ कर पाएँ, क्योंकि एनसीईआरटी लाइन टू लाइन ऐसे रिवाइज़ करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट और थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। अगर ऐसे हम लोग लाइन टू लाइन और शायद मेरे साथ पढ़ेंगे, तो अगर आप अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करके आ रहे हैं, देन आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपकी प्रिपरेशन में और ज़्यादा हेल्प होगी। वो हेल्प करने के लिए आई एम देयर फॉर यू एंड दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट टुडे दिस चैप्टर दैट इज एड्स। इट्स नॉट चैप्टर, इट्स टॉपिक। द ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज इज़ योर चैप्टर क्लास 12th एंड द टॉपिक इज़ एड्स। एड्स बेसिकली जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है and everyone should be know about that. Okay, so we are going to discuss about what that is a AIDS. Okay, so जो इम्पॉर्टेंट होगा, जहाँ पर किस तरीके का क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है, मैं आपको बताऊंगी। प्लीज़ आप अपनी बुक में हाईलाइट करें, आप लिखें। इतना भी ना लिख लें बुक में कि बुक में समझ में ही नहीं आए कि क्या लिखा हुआ है, क्या ज़रूरी है, क्या नहीं ज़रूरी है। इतना गोच पोच नहीं मचानी है, बट जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है उसको एक बार अंडरलाइन करना है और जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है उसको एक बार, ये जो साइड में आपको दे रखा है स्पेस, उसमें आपको लिख लेना है एक बार के लिए, और उसके बाद उसको बार बार उसी चीज़ को रिवाइज़ करना है, ना कि हर एक बार कुछ नया सा ज़्यादा सा जोड़ लेना और बाद में वो चीज़ रिवाइज़ करने में प्रॉब्लम आए। क्योंकि दैट इज़ ऑल्सो, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में एवरीथिंग सब कुछ लिखा हुआ है, बट आपको अगर शॉर्ट वे में रिवाइज करना है तो आपको उतना ही शॉर्ट वे में लिखा होना चाहिए। ज़्यादा लिख लेने का मतलब ये नहीं है कि आप ज़्यादा रिवाइज कर लेंगे। रिवाइज आप एक बहुत ही मिनिमम वे में ही कर सकते हैं। तो यू शुड बी ट्राई कि आप जो है शॉर्ट नोट्स को इतना छोटा बनाएं कि आप जब रिवाइज करने जाएं तो आप प्रॉपर वही चीज़ें रिवाइज कर रहे हो जो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिपीट होती हैं आपके बोर्ड्स में, आपके नीट में, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें आपकी बायो आ रही है क्लास 12th और 11th की, तो उसमें जो चीज़ ज़्यादा रिपीट हो रही है आप ट्राई करो कि आप उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस्ड रहो। ठीक है, उसी तरीके के क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं घुमा के आ जाते हैं और उसी टॉपिक पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि एड्स है, कैंसर है, इन सारे का मैं वीडियो बिल्कुल अलग इस वजह से बना रही हूँ क्योंकि एड्स इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर अ क्लास 12, बेसिकली दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। क्योंकि एड्स है, कैंसर है, इन सारी डिसीज़ के बारे में एक कॉमन पीपल को भी पता होना चाहिए। ठीक है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट। The World AIDS stand for the Acquired Immunodeficiency Syndrome। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस चीज़ का क्या याद करेंगे, जो बोर्ड वाले बच्चे हैं, सबसे पहले तो जो बोर्ड है, नीट है, कुछ भी है, सबसे पहले आपको ये याद करना है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। द एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इज़ अ एड्स। ठीक है, आपको हो सकता है 2-3 लाइन में लिख के दे देते हैं और आपको पता ही 2-3 चीज़ें लिख के दे रहे हैं, उसमें कई बार आपको ऑप्शन दिए दे रहे हैं एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अब डिफिशियंसी की जगह डिसीज़ कर दिया, सिंड्रोम की जगह कुछ सिम्टम्स लिख दिया। तो आपको प्रॉपर
जो है वो एड्स का जो है वो फुल फॉर्म याद होना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रॉपरली याद नहीं करोगे और वहाँ पे एक जैसे सारे ऑप्शंस में आ गए तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। सो व्हाट इज़ अ एड्स? एड्स का जो आपका फुल फॉर्म है दैट इज़ एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। दिस मीन्स डिफिशियंसी ऑफ इम्यून सिस्टम। इसका मतलब क्या है? नाउ एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। दिस मीन डिफिशियंसी ऑफ इम्यून सिस्टम। इसका मतलब है इम्यून सिस्टम में डिफिशियंसी एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ इंडिविजुअल, इंडिकेटिंग दैट इट इज़ नॉट अ कॉन्जेनिटल डिसीज़। अगर एड्स किसी को एक बार हो जाती है मतलब उसने एक्वायर कर लिया है लाइफ टाइम के लिए, वो नहीं जा सकता है। ठीक है, ये एक ऐसी डिसीज़ है जिसको आप ऐसा नहीं है कि लेके आते हो, ये आप एक्वायर करते हो। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्वायर? कि आप इन्वायरमेंट से इस चीज़ को ले रहे हो एंड आफ्टर डैट ये आपके लाइफ टाइम के लिए आपके एक लाइफ टाइम में एक लाइफ प्रोसेस की तरह जुड़ जाता है एड्स। ठीक है, एंड सिंड्रोम। सो व्हाट इज़ नाउ सिंड्रोम? मीन्स अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। सिंड्रोम मीन्स अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। इसके सिम्टम्स क्या हैं? Now we are discussing about what is the symptoms of AIDS. So now first of all we are revise the things. What is the AIDS? AIDS का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, दैट इज़ अ एड्स। अब एड्स जो है वो क्या है? डिफिशियंसी कहाँ पे कॉज कर रहा है? आपकी इम्यून सिस्टम में, जो कि एक्वायर किया जा रहा है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ इंडिविजुअल, इंडिकेटिंग दैट इट इज़ नॉट अ कॉन्जेनिटल डिसीज़। कॉन्जेनाइटल डिसीज़ नहीं है, it is acquired during the lifetime of individual. Okay, and that both line is very important। assertion reason type of the questions, MCQ based question, किसी भी फॉर्म में आपको ये क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। the syndrome means the group of symptoms। syndromes का मीन्स क्या होता है? the group of symptoms। AIDS was first reported in 1981 and that year is also a very important, and that आपको जो है एक जनरल नॉलेज, एक बेसिक क्वेश्चन भी अगर उन्हें पूछना होगा ना, दैट जो इंसान याद करके रखेगा कि एड्स जो है वो पहली बार कब रिपोर्ट हुआ था 1981 में, उसके लिए दैट इज़ वेरी बेसिक एंड दैट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन। बट जिसको नहीं याद होगा उसे ये लगेगा कि उन्होंने जनरल नॉलेज में ये क्वेश्चन दे दिया कि एड्स पहली बार कब रिपोर्ट हुआ, बट नहीं, ये आपके NCERT में मेंशन है कि एड्स जो है वो 1981 में सबसे पहली बार रिपोर्ट हुआ था। इन द लास्ट 25 ईयर और सो इट हैज़, मतलब ये लास्ट कम से कम 25 ईयर अगो पहले ये जो डिसीज़ है 1981 में आपको ये जो है रिपोर्ट हुई थी, एंड इट हैज़ स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, किलिंग मोर देन 25 मिलियन पर्सन्स। और ये इतनी ज़्यादा डेंजरस है, इतनी ज़्यादा फैटल करने वाली डिसीज़ है कि ये पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो गई, एंड नाउ 25 मिलियन पीपल्स को ये मार चुकी है। इतनी ज़्यादा ये अगर देखा जाए इतनी डेंजरस डिसीज़ है, इतना डेंजरस ये सिंड्रोम है, इतना ज़्यादा स्प्रेड हुआ, वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हुआ, 25 मिलियन को किल करना, दैट इज़ वेरी वेरी टफ। एड इज़ कॉज्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। HIV के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप छोटे क्लासेस में बायो को सही से पढ़ के आए हैं, यू नो अबाउट द HIV जब एक पीक पे हो जाता है किसी को, तभी वो एड्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सो जो एड्स होता है, अब क्या याद रखना है कि एड्स कॉज किससे होता है? किससे कॉज होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस से, एंड दैट इज़ HIV। ये फुल फॉर्म भी याद रखना है कि HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, एंड द मेंबर ऑफ अ ग्रुप ऑफ द वायरसेस इज कॉल्ड द रेट्रोवायरस। और जो ये ग्रुप ऑफ वायरस है, जो एक ग्रुप है इन वायरसेस का, इन ग्रुप ऑफ वायरसेस को हम क्या कहते हैं? रेट्रोवायरस। which has enveloped enclosing the RNA genome, जो कि क्या कर रहा है? RNA genome को enclose कर रहा है। फिगर 7.6
7.6 में आगे देखेंगे अभी कैसे हो रही हैं चीज़ें। ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन जनरली अकर बाय द, जो HIV इन्फेक्शन है वो बेसिकली ट्रांसमिट कैसे हो रहा है, कोई तो ट्रांसमिटिंग एजेंट होगा। आपने मलेरिया पढ़ा, टाइफॉइड पढ़ा, सारी चीज़ें पढ़ी, कुछ ना कुछ उस डिसीज़ को ट्रांसमिट ही कर रहा है, तभी वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं, कि वो डिसीज़ बेसिकली पर्सन्स में आ कहाँ से रही है, कौन ट्रांसमिट कर रहा है। जैसे मलेरिया की अगर हम लोग बात करें, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो उसको करा दे रहा है, तो वो ट्रांसमिटिंग एजेंट है। वैसे ही एड्स में कहाँ से हो रहा है, तो ये पहला आपका कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, दैट इज़ अ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। जो एक इन्फेक्टेड पर्सन है विद द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, उससे हो सकता है। एंड देन योर सेकेंड ऑप्शन इज बाय द ट्रांसफ्यूजन ऑफ कॉन्टिमिनेटेड ब्लड एंड द ब्लड प्रोडक्ट। अगर आप किसी भी ब्लड से रिलेटेड कोई टेस्ट करा रहे हो, आपने कोई भी ट्रांसफ्यूज़न यूज़ किया है, आपने ब्लड को अपने अंदर चढ़वाया है, तो अगर किसी ऐसे इंसान का आपके अंदर ब्लड जो है वो ट्रांसमिट कर दिया जाता है जिसको HIV इन्फेक्शन था, सो आपको भी हो जाएगा। सो दैट्स वाई व्हेन ब्लड है, किसी भी चीज़ों का आपके बॉडी में ट्रांसमिट की जाती है, तो इन सारी चीज़ों की, बहुत सारी चीज़ों की आपकी जो है चेकिंग होती है, एंड आफ्टर डैट ही आपको चीज़ें ट्रांसमिट करी जाती हैं, ठीक है। एंड आफ्टर दैट बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड निडल्स एंड इन द केस ऑफ इंट्रोवेरियस ड्रग्स अब्यूजर्स। एंड अब अगर देखा जाए तो जो निडल्स होती हैं, इंजेक्शंस की निडल्स होती हैं, लोग कहते हैं कि उसको प्रॉपरली एक पर्सन को एक निडल यूज़ करनी चाहिए। दैट्स वाई आपको चेक भी करना चाहिए, अगर आपको कोई इंजेक्शन लगा रहा है वो निडल को चेंज कर रहा है कि नहीं चेंज कर रहा है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उस निडल से आपको इस तरीके के इतने डेंजरस इन्फेक्शंस हो सकते हैं। सो बी प्रिसाइज, बी हाइजेनिक अबाउट यू, एंड यू शुड बी चेक कि जब आप जा रहे हो, आप हॉस्पिटल में जा रहे हो, वो निडल को चेंज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एक पर्सन से ज़्यादा तो नहीं यूज़ कर रहे हैं एक ही निडल को। ये अगर चीज़ें कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों से भी आपको इस तरीके के इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपके 3 जो हैं वो आपके यहाँ पे टॉपिक से लिखता है कि आपको बेसिकली कैसे ये एड्स हो सकता है विद द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, एंड आफ्टर दैट विद यू आर टॉकिंग अबाउट द ट्रांसफ्यूजन ऑफ कॉन्टिमिनेशन ब्लड एंड द ब्लड प्रोडक्ट, एंड बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड निडल as in the case of intravenous drugs abusers. And then fourth one is from infected mother to her child through the placenta. If अगर मदर को पहले से HIV हो रखा है, अगर पहले से उसको एड्स हो रखा है उस माँ को, और वो प्रेग्नेंट है, तो बच्चे को होने के चांसेस हैं प्लेजेंटा के थ्रू, क्योंकि प्लेजेंटा जो होता है वो हर तरीके की चीज़ें, जो माँ जिस तरीके के जो भी सप्लीमेंट्स ले रही है, कुछ भी ले रहा है, वो थ्रू द प्लेजेंटा हो रहा है। सारी चीज़ें वो प्लेजेंटा के थ्रू बच्चे तक पहुंचाती है, और उसके साथ साथ अगर इस तरीके के एड्स है, किसी को HIV है, तो वो बच्चे को भी हो सकता है, ठीक है। एंड सो पीपल हु आर एट हाई रिस्क ऑफ गेटिंग दिस इन्फेक्शन इंक्लूड्स, और किसको ये इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा हो सकता है, कौन से इंडिविजुअल्स, कौन से पर्सन्स ऐसे हैं जिनको ज़्यादा हाई रिस्क ऑफ चांसेस हैं कि उनको ये इन्फेक्शन हो सकता है। इंडिविजुअल हु हैव multiple sexual partners and drug addicts, and who take a drug intravenously, individual who require repeated blood transfusion, and children born to an HIV infected mother। तो सबसे ज़्यादा अब ये रिस्क किसके साथ है कि किसको HIV एड्स सबसे ज़्यादा हो सकता है, जिसके सो मैनी पार्टनर्स हो, उसको हो सकता है, जो ड्रग्स लेता है उसको हो सकता है, और जो इंडिविजुअल रिपीटेड अपने ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करा रहे हैं उनको हो सकता है। उसके साथ साथ जो बच्चा है, जो चाइल्ड बॉर्न है, अगर वो इन्फेक्टेड मदर, उसकी जो माँ है उसको पहले से HIV हो रखा है, तो उस बच्चे को भी HIV हो सकता है। सबसे ज़्यादा हाई रिस्क आपको इन 3 चीज़ों में देखने को मिलते हैं, मल्टीपल पार्टनर्स, ड्रग एडिक्टेड एंड इन्फेक्टेड मदर, द चाइल्ड बॉर्न टू एन HIV इन्फेक्टेड मदर। ये सबसे ज़्यादा रिस्की पार्ट हैं जिनको HIV और एड्स बहुत जल्दी इन्फेक्शन यहाँ पे कॉज हो जाता है। डू यू नो व्हेन डू पीपल नीड रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन?
डू यू नो कब जो है व्हेन डू पीपल को जो है रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करना पड़ता है, आपको पता है? फाइंड आउट एंड मेक अ लिस्ट ऑफ सच कंडीशंस। आपको सर्च करना है इन कंडीशंस को और देखना है किस में। आपने सुना होगा कि अगर ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है तो ब्लड को बार बार ट्रांसफ्यूज़न किया जाता है, फिल्टर किया जाता है, ठीक है? उसको लोगों के अंदर चढ़ाते हैं, देन उसके बाद उसको निकाल के फिर दूसरा चढ़ाते हैं। एक मैंने आपको बताया, एंड अदर आप जो है गूगल करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे और उस चीज़ को आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ योर होमवर्क। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द HIV/AIDS इज़ नॉट अ स्प्रेड बाय mere touch or a physical contact. First of all, so many people are saying that कि by touching ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, but it is not a infectious disease, can not be transferred by airborne, ठीक है? ये एयरबॉर्न डिसीजेज़ नहीं है कि अगर टच से ये सारी चीज़ें हो ही जा रही हैं, कि किसी को HIV/AIDS था, उसने तुम्हें छू लिया, उसे हो गया। क्योंकि सोसाइटी में जिसको एड्स है, HIV अगर किसी को पता चल जाता है तो लोग उसको बहुत अलग तरीके से ट्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं, कि बिकॉज ये जो डिसीज़ेज़ हैं इतनी फैटल लाइक हैं, इतना क्रूशल चीज़ें आ जाती हैं कि इंसान जो है इन लोगों को बहुत अलग तरीके से ट्रीट करने लगता है। बट दैट इज़ नॉट कि वो अगर आपके पास में बैठे हैं तो आपको HIV/AIDS हो जाएंगे। जब तक आप बहुत ज़्यादा क्लोजनेस एंड ऑल नहीं होती है तब तक ये जो है इन्फेक्शन नहीं आते हैं, ठीक है? एंड आफ्टर दैट इट स्प्रेड ओनली थ्रू द बॉडी फ्लूइड्स। ये सिर्फ बॉडी फ्लूइड से ही आपके उसमें फैलेंगे, ठीक है? इट इज hence imperative for a physical and psychological well-being and that the HIV/AIDS infected person not isolated from family and a society। यही बताया मैंने, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकली वेल-बींग जो देखा जाता है, और अगर किसी को अगर कोई HIV और AIDS इन्फेक्टेड पर्सन होता है तो उसको जो फैमिली है और सोसाइटी है वो एक्सेप्ट नहीं करती है, ठीक है? गलत तरीके से बिहेव किया जाता है एंड दैट इज़ वेरी कॉमन इन सोसाइटी। इफ़ दे हैव एनी रीज़न टू डू डैट, वो करेंगे कि उनको एक रीज़न मिल गया है कि इसको सही से ट्रीट नहीं करना है तो वो नहीं करेंगे। उनके पास एक रीज़न मिल गया, इसको AIDS HIV है, तो वो उसको जितना ब्रूटली रिएक्ट कर सकते हैं वो रिएक्ट करेंगे, ठीक है? देयर इज़ ऑलवेज अ टाइम द लैग बिटवीन द इन्फेक्शन एंड द अपीयरेंस ऑफ द AIDS सिम्टम। देयर इज़ ऑलवेज अ टाइम लैग बिटवीन द इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ द AIDS सिम्टम्स। बहुत ऑलवेज अ टाइम, अगर आपको HIV इन्फेक्शन हुआ है उसके बीच में टाइम लैग होगा, काफ़ी अच्छा टाइम लैग होगा, उसके बाद ही आपको AIDS के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। एंड दैट टाइम लैग, पहले आपको HIV होता है, HIV जब बहुत पीक पे पहुंच जाता है देन आपको AIDS के सिम्टम्स दिखाई देना स्टार्ट होते हैं। तो बहुत टाइम लैग आता है, बहुत स्टेजेस आते हैं, एंड आफ्टर दैट आपको AIDS के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तुरंत नहीं दिखाई देते। दिस पीरियड मे वेरी फ्रॉम फ्यू मंथ्स टू द मैनी ईयर्स, यूजुअली 5 to 10 ईयर्स, ठीक है? कम से कम 5 से 10 साल ले सकते हैं, उसके बाद आपको सिम्टम्स इसके शो हो सकते हैं, ठीक है? तो प्रिकॉशंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इन दैट पैराग्राफ अगर हम बात करते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये जो वायरस है, जो ग्रुप ऑफ वायरस है, उसको रेट्रो वायरस कहते हैं। ये जो है सबसे ज़्यादा किसके अंदर हो जाता है, दोज हैव अ मल्टीपल पार्टनर्स, दोज यूजिंग द ड्रग्स, दोज यूजिंग फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू द प्लेजेंटा के थ्रू जो इन्फेक्टेड मदर है चाइल्ड को हो जाता है। इस तरीके से ये सारे जो इन्फेक्शंस हैं वो आपके स्प्रेड होते हैं, ना कि किसी के टच करने से या किसी के पास बैठने से। तो इस तरीके की चीज़ें, अगर कोई किसी को AIDS है और HIV है और उसको सोसाइटी ब्रूटली अगर रिएक्ट कर रही है तो दैट इज़ नॉट गुड बेसिकली, ठीक है? ये सही नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि टच से चीज़ें हो रही हैं। अब जो टच से चीज़ें हो रही हैं उनको कोई नहीं भगाता। कॉमन कोल्ड है, पास में बैठने से फैल जाता है, आदमी वहीं पे बैठा रहता है क्योंकि वो कॉमन है। अगर हम बात करते हैं, बहुत सारी ऐसी डिसीज़ हैं जो आपको बाय द एयरबॉर्न डिसीजेज जो हम लोग ने आगे पढ़ रखी हैं, टच से हो जा रही हैं। उसमें इंसान नहीं भागता। HIV का
सिंपल सी चीज़ है, सोसाइटी एक माइंडसेट बना लेती है एंड आफ्टर दैट आपको ब्रूटली रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती है। क्योंकि अगर वहीं पे देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी डिसीज़ है कि आपको पास्ट में बैठने से इन्फेक्शन क्रिएट करती, बट आप तब तो नहीं भागते हो, तब आप उस इंसान को उस तरीके से रिएक्ट नहीं करते हो। बट इफ़ उसके पास HIV एड्स है तो आप उसको अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हो, वाई? दैट इज़ नॉट गुड बेसिकली, ठीक है। एंड दिस पीरियड में भी वरी फ्रॉम द फ्यू मंथ्स टू, एंड वही बताया कि अब जो अगर इसके सिम्टम्स आपको देखने हैं तो ये इतनी जल्दी दिखाई नहीं देते। 5 से 10 साल इसके सिम्टम्स, एड्स के सिम्टम आने में आपकी बॉडी जो है इसके सिम्टम 5 से 10 साल ले लेती है, उसके बाद ही शो करती है, ठीक है। देन आता है रेट्रो वायरस। ये साइकिल आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को समझ लेते हो, साइकिल हो गया, बायो में डायग्राम्स हो गए, अगर आप उन चीज़ों को समझ लेते हो तो आपको थ्योरी ऑलमोस्ट 80% समझ में आ जाती है। सो वायरल RNA कोर, वायरल प्रोटीन कोड, वायरस इन्फेक्टेड नॉर्मल सेल, ठीक। एक ये वायरल प्रोटीन कोड है, उसमें वायरल RNA कोर है। देन आपका वायरस इन्फेक्टेड जो नॉर्मल सेल है दैट इज, एंड फिर आपका जो है ये दिखा रहे हैं वायरल DNA प्रोड्यूस बाय द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। आफ्टर दैट उसके बाद जो है ये वायरल DNA इनकॉपरेट्स इनटू द होस्ट जीनोम, जीनोम में जाके DNA न्यूक्लियस, देन न्यू वायरल RNA इज प्रोड्यूस बाय द इन्फेक्टेड सेल, इन्फेक्टेड सेल से न्यू RNA जो है वो प्रोड्यूस होगा, न्यू वायरसेस आर प्रोड्यूस और उसमें नए वायरसेस प्रोड्यूस हो जाएंगे। न्यू वायरसेस कैन इन्फेक्ट अदर सेल्स, और जो न्यू वायरसेस हैं वो अदर सेल्स को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। इन्फेक्टेड सेल्स कैन सर्वाइव वाइल वायरसेस बीइंग रेप्लिकेटेड एंड रिलीज। जो इन्फेक्टेड सेल हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं जब वायरसेस जो हैं वो रेप्लिकेट कर रहे हो या रिलीज़ कर रहे हो। वायरल RNA इंट्रोड्यूस इनटू द सेल, जो एनिमल सेल है उसमें क्या होता है, जो वायरल RNA होता है वो इंट्रोड्यूस हो जाता है सेल्स में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म में, ठीक है। सो आपका ये चार्ट है, इम्पॉर्टेंट है, बट मुझे लगता है कि जो थ्योरी दे रखी है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको थ्योरी समझ में आ जा रही है तो आपको चार्ट समझ में आ जाएगा, अगर आप चार्ट समझ ले रहे हो तो आपको थ्योरी समझ में आ जाएगी, ठीक है। वाइस वर्सा चीज़ें यहाँ पे ये चलती हैं। After getting in the body of a person, after getting into the body into the person, the virus enter into the macrophages। एक मिनट, कुछ छूट गया है ना सही है। After getting into the body of the person, the virus enter into the macrophages where RNA genome of virus replicate to form a viral DNA। अब जो वो चार्ट आपका बना हुआ है वो यहाँ पे आपका थ्योरी वाइज एक्सप्लेन किया गया है कि बेसिकली उस चार्ट में है क्या। सो आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी ऑफ द पर्सन, जब ये किसी पर्सन के बॉडी में पाया जाता है तो जो वायरस है वो इंटर करता है मैक्रोफाज में, जहाँ पे जो RNA जीनोम है ऑफ द वायरस वो रेप्लिकेट करके टू फॉर्म अ वायरल DNA, वो वायरल DNA फॉर्म कर देता है विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम। जो किसकी हेल्प के एंजाइम से, एंजाइम जो कि है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेनेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेनेज के हेल्प से ये वायरल DNA फॉर्म कर देता है। एंड दीज वायरल DNA गेट इनकॉपरेटेड इनटू द होस्ट सेल्स, और ये जो वायरल DNA है वो इनकॉपरेट हो जाते हैं होस्ट सेल्स में DNA, एंड डायरेक्ट द इन्फेक्टेड सेल टू प्रोड्यूस वायरस पार्टिकल्स। और जो डायरेक्ट इन्फेक्टेड सेल्स हैं वो क्या करते हैं, वो प्रोड्यूस कर देते हैं वायरस पार्टिकल्स। मैक्रोफाजेस कॉन्टिन्यू टू प्रोड्यूस वायरसेस। जो मैक्रोफाज हैं वो कॉन्टिन्यूसली लगातार जो है वो वायरस प्रोड्यूस करते हैं। इन दिस वे एक्ट लाइक अ HIV फैक्ट्री, और ये किसकी तरह एक्ट करते हैं, HIV फैक्ट्री की तरह, ठीक है। साइमल्टेनियसली HIV इंटर इनटू द हेल्पर T लिम्फोसाइट। उसके बाद अब यहाँ पे HIV आपका बॉडी में बन गया है, ठीक है। अब क्या होगा, HIV जो होगा वो आपके हेल्पर T लिम्फोसाइट्स में इंटर करेगा, दैट इज TH, देन रेप्लिकेट एंड प्रोड्यूस प्रोजेनी वायरसेस। फिर वो क्या करेगा, जब वो T लिम्फोसाइट्स में जाएगा HIV तो वो रेप्लिकेट कर जाएगा और प्रोड्यूस करेगा क्या, प्रोजेनी वायरसेस, ठीक है। द प्रोजेनी वायरसेस रिलीज इन द ब्लड अटैक अदर हेल्पर T लिम्फोसाइट। अब वो जो प्रोजेनी वायरस जो है रिलीज हुए हैं, जब HIV जो है T लिम्फोसाइट्स में इंटर किया है तो वहाँ पे जो प्रोजेनी वायरसेस रिलीज हुए हैं वो क्या करेंगे, वो ब्लड अटैक करेंगे अदर हेल्पर T लिम्फोसाइट्स में,
and after that this is repeated leading to progressive decrease in the number of helper T lymphocyte in the blood. और ये repeatedly बार बार ये प्रोग्रेस जो प्रोसेस है वो चलती रहेगी जब तक ये ब्लड में टी लिम्फोसाइट हेल्पर सेल जो होते हैं उनका नंबर डिक्रीज नहीं कर देता है इन द बॉडी ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन. ड्यूरिंग दिस पीरियड द पर्सन सफ़र फ्रॉम द बोट्स ऑफ फीवर. जब ये साइकिल चल रही होती है, बार बार रिपीट हो रहा होता है कि टी हेल्पर सेल्स के अंदर HIV बन गया है, उसको ब्लड अटैक करेगा और फिर धीरे धीरे जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स हैं उनका डिक्रीजमेंट करेगा. उस टाइम पे जो पर्सन है वो क्या फील कर रहा होता है, क्या सिम्टम्स आ रहे होते हैं, फीवर आएगा, डायरिया हो जाएगी, वेट लॉस हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं ड्यू टू द डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट. क्योंकि यहाँ पे किस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स आपके ब्लड में डिक्रीज़ कर जा रही हैं. इस वजह से इंसान को फीवर आना, वेट लॉस होना, डायरिया होना, इस तरीके के सिम्टम्स दिखाई देते हैं. द पर्सन स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम द इन्फेक्शन दैट कुड हैव बीन अदरवाइज ओवरकम्स एज दोज ड्यू टू द बैक्टीरिया स्पेशली माइकोबैक्टीरियम. बहुत सारे ऐसे पर्सन जो है बहुत सारे इन्फेक्शन से सफ़र करने लगते हैं, ठीक है, एंड कुड हैव बीन अदरवाइज ओवरकम सच दोज ड्यू टू द बैक्टीरिया की वजह से, स्पेशली माइक्रोबैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी, इवन पैरासाइट लाइक अ टोकोप्लाज्मा. The patient become a immunodeficient that he is unable to protect himself against these infections. और बेसिकली जब आपको बहुत इस तरीके की कोई इन्फेक्शन हो जाते हैं, इन्फेक्शन आपको तभी होगा जब वो आपके इम्यून सिस्टम से नहीं फाइट कर पाया, आपको इन्फेक्शन हो गया. अब वो लगातार वो प्रोसेस करे जा रहा है आपके बॉडी में, तो इसका मतलब क्या है कि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, आपका इम्यून सिस्टम इतना प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पा रहा है. तो जब आपका इम्यून सिस्टम ही ख़राब हो जाएगा तो जो इंसान अगर जिसको एड्स हो रखा है और जिसको एड्स या किसी लड़के को या किसी लड़की को एड्स अगर हो रखा है तो वो इन्फेक्शन डिसीजेस से नहीं लड़ पाएगी, उसका इम्यून सिस्टम और ज़्यादा स्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से उसको लॉट्स ऑफ इन्फेक्शंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है. एंड अ वाइडली यूज डायग्नोसिस टेस्ट, जो एड्स इंसान को हुआ है कि नहीं हुआ है उसके लिए जो सबसे ज़्यादा टेस्ट यूज़ करते हैं डॉक्टर, दैट इज़ ELISA, ठीक है. दैट टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ आस्क्ड इन अ नीट, इट इज़ ऑल्सो आस्क्ड इन अ बोर्ड, एंड इसका आपका जो है वो आपका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है और इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा टेस्ट है, अगर किसी इंसान को एड्स हो जाता है तो उसको कौन सा टेस्ट डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आपको ये टेस्ट कराना है, दैट इज़ ELISA. एंड द ELISA का जो आपका फुल फॉर्म है दैट इज़ एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे. वो आपको ये वाला टेस्ट रिकमेंड करते हैं डॉक्टर कि अगर किसी को भी किसी को भी एड हो गया है तो वो ये टेस्ट करेगा, इसी से कंफर्म होता है. सो आपका जो है इसका क्या फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड अमीनोसॉर्बेंट एसे, एंड दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म. Treatment of AIDS with antiretroviral drug is only partially effective. अब एड्स का ट्रीटमेंट कैसे होता है, हम एंटी रेटिनोवायरल ड्रग्स का यूज़ कर रहे होते हैं बेसिकली, क्योंकि हमें जो ड्रग है वो जो वायरसेस आ रहे हैं उनका जो ग्रुप ऑफ था उसके वायरसेस जो ग्रुप बन रहा था वायरस को, उसको हम क्या कह रहे थे, रेट्रोवायरसेस. अब इसके अगेंस्ट हमें वर्क करना है तो हमें एड्स पे हमें ट्रीटमेंट करना है, तो उसके लिए हमने क्या लाए, एंटी रेट्रोवायरस ड्रग्स. एंटी रेट्रोवायरस जो ड्रग्स हैं वो आपके पार्शली इफेक्टिव होते हैं, ठीक है. दे कैन ओनली प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द पेशेंट बट कैन नॉट प्रिवेंट डेथ. वो आपको ऐसा है कि वो आपको मरने से नहीं बचा सकते हैं. जिसको अगर एड हो जा रहा है तो उसको ये ड्रग्स जो हैं, जो एंटी रेटिनोवायरस ड्रग्स हैं, वो मरने से इंसान को नहीं बचा सकते हैं. वो उनकी बस इतनी कोशिश रहती है, कैंसर जैसी डिसीज़ हो गई, एड्स जैसी डिसीज़ हो गई,
इसमें जो डॉक्टर है वो आपको मरने से नहीं बचा सकता है। शायद अगर आप 1 महीने में वो चीज़ फैल जाएगी तो ये ड्रग्स थोड़ा सा आपको क्योर कर लेते हैं और आपकी लाइफ के जो डेज हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। दैट्स इट। आपको पूरी तरीके से ये जो डिसीज़ है वो आपके लाइफ से नहीं जा सकती है किसी भी चीज़ से। तो एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एड्स रेट्रोवायरस से हो रहा है, ये याद रखना है। इसका ट्रीटमेंट एंटी रेट्रोवायरस कर रहा है, जो कि सिर्फ क्या कर सकता है, वो आपको प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द पेशेंट बट कैन नॉट प्रिवेंट द डेथ। ये आपको याद रखना है। एंड आफ्टर दैट आपको एक और जो है वो इसका तो मतलब आपको याद ही कर लेना है, इसका फुल फॉर्म ज़रूर याद होना चाहिए। दैट फुल फॉर्म इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आफ्टर दैट अगर हम बात करते हैं तो हमारा आता है they can only prolong the life of patient but cannot prevent death which is inevitable। इसको नहीं कोई बीट कर सकता है। आपको मरने, ये जो डिसीज़ अगर किसी को हो जाती है तो डॉक्टर उसको मरने से नहीं बचा पाते हैं, उसको बस इतना ट्राई करते हैं कि अगर वो 1 महीने ज़िंदा रह सकते हैं तो उसको 2 महीने ज़िंदा रख सकते हैं, उसको दर्द नहीं होगा, ये सारी चीज़ें प्रिवेंट कर ली जाती हैं, क्योर दिया जाता है। बट इतना ज़्यादा क्योर नहीं दिया जा सकता कि वो आपके ये जो डिसीज़ेज़ हैं वो किसी के लाइफ से ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए आपको बहुत अपने लिए हाइजीनिक रहना है, ऐसी डिसीज़ ना ही हो तो बहुत अच्छा है। एंड ये डिसीज़ेज़ आपको सिर्फ हाइजीन मेंटेन करने से और चीज़ों को कॉन्टिमिनेटेड चीज़ें ना खाने से, इन्हीं सारी चीज़ों से अगर आप प्रिवेंट रहोगे तो आप जो है इन सारी डिसीज़ों से बच सकते हो। प्रिवेंशन ऑफ एड्स, एज एड हैज़ नो क्योर। आई एम रिपीटिंग सो मैनी टाइम कि एड्स का कोई क्योर नहीं है। प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट ऑप्शन, प्रिवेंशन ही आपका बेस्ट ऑप्शन है। मोर ओवर HIV infection more often is spread due to the conspicuous behavior pattern and is not something that happen incidentally like pneumonia or the typhoid। HIV इन्फेक्शन है और मोर ऑफ्टन जो स्प्रेड हो रहा है वो कॉन्सिक्वेंस बिहेवियर है, उसका एक पैटर्न है, वो लाइक निमोनिया और टाइफॉइड की तरह नहीं होता। ऑफ कोर्स इन्फेक्शन इन अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन पेशेंट न्यू बॉर्न फ्रॉम मदर मे टेक प्लेस ड्यू टू द पुअर मॉनिटरिंग। सही से मॉनिटरिंग ना हुई हो सकता है कि बच्चे को हो जाए। The only excuse may be ignorance and it has been rightly said, do not die of ignorance, and that line is very good. Okay, the only excuses may be ignorance and it has been rightly said, और ये सही तरीके से बोली गई है, do not die of ignorance। Okay, in our country the National Aid Control Organization, हमारी जो कंट्री है वो कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी गवर्नमेंट उस पर चलाती है, वो आपको याद रखनी है। हो सकता है फुल फॉर्म पूछ लें, कौन जो है वो कौन सा हमारे कंट्री में ऐसा प्रोग्राम चल रहा है जो इन सब चीज़ों से प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहा है हमें, वो क्या है? दैट इज़ NACO, नेशनल एड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। एंड अदर नॉन गवर्नमेंटल है जो गवर्नमेंट का नहीं है, दैट इज़ NGOs, फ्रॉम ब्लड बैंक्स सेफ फ्रॉम HIV, ensuring the use of only disposable needles and sharing in public and private hospitals and clinic, free distribution of condoms and controlling drug abuse and advocating safe sex and promoting regular checkups for HIV। ये सारी चीज़ों को ये बताते हैं कि प्रॉपर जहाँ पे आप हाइजीनिक रह सकते हो, प्रिवेंट रह सकते हो, वो सारी चीज़ों का आप यूज़ करो। ये उन सब चीज़ों को जो है वो लाते हैं। एंड जो है प्रॉपर चेकअप करिए। अब अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करा रहे हो उसका ये ब्लड बैंक वगैरह प्रोवाइड करते हैं विद द पूरा चेकअप के साथ कि HIV वगैरह
वगैरह उसमें ना हो, इन सारी चीज़ों पे ये वर्क कर रहे हैं। HIV इज सस्टेनेबल पॉपुलेशन आर सम सच स्टेप टेक अप। Infection with HIV or having AIDS is something that should not be hidden. Infection with HIV with or having AIDS something that should not be hidden. Since then, the infection may be spread to the many more people. जब तक ये बहुत सारे लोगों में नहीं फैल जाता, एड्स और जो HIV है ये हिडन, ज़्यादा हिडन नहीं रह सकता, ठीक है। HIV AIDS infected people need help and sympathy instead of being shunned by society. जिनको HIV और AIDS हो जाती है, जैसे कि बात करते हैं जो कैंसर जैसी डिसीज़ है, एड्स है, HIV है, इस तरीके की जो डिसीज़ हैं वो मेडिसिन से ज़्यादा लोगों को, इन तरीके के पेशेंट्स को इन्वायरमेंट, बहुत सारे उनको अच्छे इन्वायरमेंट की, अच्छे बोलचाल की, इन सब चीज़ों से ज़्यादा क्योर किया जा सकता है एज़ कम्पेरिजन टू द मेडिसिन और द ड्रग्स, ठीक है। जिसको आपको एड्स हो रखा है, किसी को HIV हो रखा है, किसी को कैंसर हो रखा है, तो आप अगर उसके कॉन्शियस माइंड में ये चीज़ डाल देंगे कि इसके पास नहीं जाना है, हमें भी हो जाएगा, ये तो मरने ही वाला है, तो जिसके कॉन्शियस में ये चीज़ बैठ जाती है, सारी चीज़ आपके माइंड की है, जो चीज़ आपके माइंड में बैठ जाती है वो चीज़ आपकी बॉडी जल्दी रिएक्ट करती है। तो जो HIV है, जो एड्स है, जो कैंसर है, उनके पेशेंट्स को ये फील नहीं करने देना है, आपको उनको इन्वायरमेंट अच्छा प्रोवाइड करना है, वही उनका सबसे बेस्ट क्योर होता है, ठीक है। सोसाइटी ऐसा नहीं है उनको अपने से दूर रखे, अजीब तरीके से बिहेव करे, उससे अच्छा है कि आप उनके साथ अच्छा बिहेव करो, शायद उनकी लाइफ जो थोड़ी सी है वो थोड़ा सा ज़्यादा उस चीज़ के साथ जी सके, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चीज़ों के साथ फाइट कर रहे हैं, उनकी बॉडी पूरी की पूरी इम्यून सिस्टम से फाइट कर रही है। सो बेसिकली आप उनसे फाइट ना ही करें तो बेटर है। अनलेस सोसाइटी रिकग्नाइज इट हैज़ प्रॉब्लम टू बी डिटेल्ड विद द कलेक्टिव मैनर, the chances of wider spread of the disease increase many-fold. It is a malady that can only be tackled by the society and medical fraternity acting together to prevent the spread of the disease. ठीक है, सो इतना ही है। आपको प्रिवेंशन ऑफ एड्स में क्या क्या है ये याद रखना है। इसमें आपकी जो एक लाइन दे रखी है, द ओनली एक्सक्यूजेज में बी इग्नोरेंस एंड इट हैज़ बीन राइटली सेड, डू नॉट डाई ऑफ इग्नोरेंस। एंड आफ्टर डैट कि आपको कोई इग्नोर कर रहा है, इसकी वजह से आपको नहीं मरना है। दैट इज़ वेरी गुड, सही बोला गया है कि आपको डिप्रेस्ड नहीं हो जाना है कि अरे मुझे ये डिसीज़ हो गई है, मुझे एड्स हो गया है, मुझसे कोई बात नहीं कर रहा है, सोसाइटी वाले गलत तरीके से बिहेव कर रहे हैं। और जिसको भी एड्स हो रखा है वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा खुद से फाइट कर रहा है, उसके माइंड में स्ट्रेस बन रखा है, एंड आफ्टर डैट जब उसको सोसाइटी भी उसी तरीके से इग्नोरेंस फील कराएगी, सो वो शायद अपनी बीमारी से कम मरें, वो इग्नोरेंस से ज़्यादा मर जाएंगे। सो डोंट डू नॉट डाई फॉर इग्नोरेंस, ठीक है। सो आपकी NCERT ये लाइन बोलती है। देन आपके कंट्री में दो तरीके के ऑर्गेनाइजेशन चलाए जा रहे हैं, जहाँ पे एक गवर्नमेंट है, दूसरा नॉन गवर्नमेंट है। जो आपका गवर्नमेंट है दैट इज़ NACO, नेशनल एड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, एंड जो नॉन गवर्नमेंटल है दैट इज़ AGOS, जो कि जो पीपल्स को एजुकेट कर रहा है, लॉट ऑफ पीपल्स को एजुकेट कर रहा है एड्स के बारे में। एंड मुझे लगता है कि ये जो डिसीज़ेस हैं ये मेडिसिन से ज़्यादा एजुकेशन से ये डिसीज़ रोकी जा सकती है। अगर पीपल्स को पता होगा कि ये डिसीज़ेस कैसे फैलती हैं, तो वो प्रॉपर हाइजीन रहेंगे, तो शायद इन डिसीज़ेस को कम किया जा सकता है। आपको उसके साथ साथ अगर ऊपर की बात करते हैं तो इसमें एक बार बार मैंने रिपीट किया हुआ है एलिसा, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंडेज, ये आपको याद रखना है। उसके साथ आपके बॉडी में कैसे टी लिम्फोसाइट्स कम हो रही हैं, उसके चक्कर में HIV हो रहा है, उसके बाद आपको एड्स के सिम्टम्स आ रहे हैं, ये वाली साइकिल आपको याद करनी है। देन आपका आता है क्या क्या आपके 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, किसको किसको ये एड्स ज़्यादा हाई रिस्क चांसेस होते हैं कि हो सकता है, ये आपको याद रखना है। एड्स में एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये आपका फुल फॉर्म होता है, ये आपको फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। एंड आफ्टर दैट HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, वो आपको याद होना चाहिए। एंड आफ्टर दैट ये किस वायरस से हो रहा है, दैट इज़ अ रेट्रो वायरस। इसके लिए आप इसके लिए कौन सा ड्रग यूज़ करो, दैट इज़ एंटी रेटिनो ड्रग,
जो आपकी एनसीईआरटी मेंशन कर रही है। तो आपको पूरी सारी चीज़ें कि आपको एड्स का फुल फॉर्म क्या है, एड्स हो कैसे रहा है, कैसे बॉडी में रिएक्ट कर रहा है, क्या डिक्रीज़ कर रहा है, कैसे लोगों को इस चीज़ से बचाना है। हमारी कंट्री में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी चल रहे हैं, वो भी आपको गवर्नमेंटल नॉन गवर्नमेंटल याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है कि बेसिकली अगर इनका जो सबसे अच्छा क्योर है, नॉट अ मेडिसिन नॉट अ ड्रग्स, यू शुड बी प्रोवाइड अ गुड एनवायरनमेंट ऑफ दोज पीपल्स हु हैव HIV एंड कैंसर्स एंड ऑल, ठीक है। एंड आफ्टर दैट आपको ये भी याद रखना है कि इसमें एक लाइन दे रखी है, ये आपको कहीं पे भी पूछी जा सकती है कि ये लाइन ऐसे लिखी है वैसे लिखी है, तो वहाँ पे लिखी हुई है डोंट डाई फॉर इग्नोरेंस, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। तो आपको इसमें एड्स में इतना ही याद रखना है, बेसिकली सब कुछ ही याद रखना है जो आपका पेज नंबर 138 से लेके 140 तक दे रखा है। एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। एड्स के बारे में आपको छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी का नॉलेज जो एनसीईआरटी में दे रखा है वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में कैंसर आएगा एंड दैट मैं इसको भी वन शॉर्ट वीडियो में ही पढ़ाऊँगी कैंसर। और इसके बाद आपके जो हैं वो आगे ड्रग्स वाले जो है अल्कोहल्स हैं और जो अल्कोहल अब्यूज़ हैं वो मैं आपको पढ़ा रही होंगी। तब तक आप इसको रिवाइज़ करें और इसके जो शॉर्ट नोट्स हैं वन डिजिटल शॉर्ट नोट जो मैं बनाती हूँ, मैं अपने शॉर्ट्स पे डालूँगी, वहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उससे आप रिवाइज़ कर सकते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, बी हेल्दी, बी प्रोटेक्टिव फॉर योरसेल्फ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।